नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के कार्यक्रम यूपी में। आज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग, मेरे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। मनीष जी, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। हालांकि इसकी घोषणा पहले हो गई थी, कैबिनेट के डिसीजंस हो गए थे। आज मुख्यमंत्री ने बनारस में, काशी में जो है शिक्षकों के लिए कैशलेस योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना इसका नाम है और इसमें 5 लाख तक की मेडिक्लेम्स मिलेंगे आपको। कैशलेस मेडिक्लेम मिलेंगे और उसमें कुछ एक्सीडेंटल की भी प्रावधान है। और इसमें बेसिक के स्कूलों के टीचर्स के अलावा माध्यमिक के जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनके भी टीचर्स शामिल किए गए हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है अनुराग कि इसमें टीचर्स तो शामिल हैं ही हैं जिनकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। शिक्षणेतर कर्मचारियों की भी तनख्वाह ठीक ठाक है जो ऑन रोल हैं। लेकिन जैसे शिक्षा मित्र हो गए, अनुदेशक हो गए, रसोइया हो गए, शिक्षा मित्रों को 18,000 तनख्वाह मिलती है, रसोइयों को और कम मिलती है। तो हालांकि इनकी संख्या भी उतनी नहीं है जितने शिक्षकों की है, लेकिन इनको भी कवर मिलेगा। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ, ये अस्थायी कर्मचारी नहीं है राज्य सरकार के, बल्कि उनको ज्यादा जरूरत और उनके लिए ज्यादा प्रासंगिक है। और सरकार को इस पर बहुत अच्छा खासा एक आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। उसके बावजूद करीब इसको लागू किया गया है। 500 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए का सालाना का खर्च है। और बनारस से इसकी शुरुआत हो गई है। प्रतीकात्मक तौर पर 15 लोगों को हेल्थ कार्ड भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर दिया अनुराग, और आज से ये सुविधा सबको मिलनी शुरू हो गई। हाँ, इस मौके पे बोलते हुए सीएम ने यह भी कहा कि गुरुदक्षिणा के तौर पर शिक्षकों से मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि वो बच्चों पर ध्यान दें। ये बड़ी बात हो गई कि योगी ने गुरुओं से गुरु दक्षिणा मांगी। हाँ, गुरुओं से गुरु दक्षिणा मांगी और वो खुद योगी हैं। हाँ, और आमतौर पे जो है संतों को लोग दक्षिणा देते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने टीचरों से 12 लाख के करीब इसमें शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी जो हैं उनको लाभ मिलेगा अनुराग। सरकार को प्रति यूनिट 3,000 रुपए का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। जो 450 से 500 करोड़ तक का उसका आर्थिक बोझ आएगा, सरकार उसे उठाएगी, उसका बोझ उठाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वो तो कवर हैं ही हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो उस पैनल में हैं, पैनल लिस्टिंग करेगी जो गवर्नमेंट, हाँ, उसमें आप वहाँ भी 5 लाख का कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। जब से ये घोषणा की गई थी इस योजना की, तब से शिक्षकों में इस बात की बहुत खुशी थी। लेकिन अब लागू हो जाने से एक बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे। प्रीमियम शुरू हो जाएगा, कार्ड बन जाएंगे और वो जो है उसका जो लाभ असली है वो मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम योगी चित्रकूट भी पहुंचे। आजकल हर जिलों में वो एक्टिव हैं, लगभग प्रतिदिन वो हर किसी न किसी जिले में ही होते हैं। तो वहाँ चित्रकूट, मानिकपुर का दौरा उनका बुंदेलखंड का है और वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया अनुराग। और उसमें जहाँ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, विपक्ष पे हमले कर रहे हैं, लेकिन कई 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी, यहाँ भी 951 करोड़ की योजनाओं का जो है लॉन्च। हाँ, और एक और खास बात कि चित्रकूट में चूंकि सीएम योगी थे तो उन्होंने उससे संबंधित उसके पर्यटन के विकास, योगी सरकार में किए हुए काम, इन सब का जिक्र किया उन्होंने। और चित्रकूट वैसे भी यूपी के टूरिज्म मैप पर है भी, वो काफ़ी वहाँ पौराणिक कथाओं से लेके, हाँ, बिल्कुल। तो वो सरकार की प्राथमिकता में पहले भी रहा है। लोग वहाँ जाते हैं तमाम कारणों से। ऐसे में इतनी बड़ी योजनाएं जो है उनमें से बड़ा हिस्सा पर्यटन के लिहाज से भी होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। मानिकपुर भी वो पहुँचे हैं जो कि उसी जिले का हिस्सा है। बिल्कुल। अगली खबर भी बुंदेलखंड से ही रिलेटेड है। झांसी के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के यहाँ आज ईडी पहुंच गई, उनके झांसी के ठिकाने पर भी। और लखनऊ में वो सरोजनी नगर में रहते हैं, कुछ और भी जगह एलडीको वगैरह में उनके आवास है, वहाँ पर भी ईडी की टीमों ने छापेमारी की। इसमें मनीष आरोप यही है कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं जैसी आय से अधिक संपत्ति का भी मामला है और विजिलेंस इसकी जांच 2021 से कर रही है। और ये राजनीतिक तौर पे इसलिए है कि अखिलेश यादव के बड़े करीबी हैं। और चुनाव से पहले की जो छापेमारी का, पिछले चुनाव की आपको याद होगा कि कन्नौज में और यहाँ पर छापेमारियां हुई थी, उसमें एक दूसरे पर भाजपा सपा आरोप लगा रहे थे। अखिलेश ने कहा था मारना छापा हमारे आदमी पे चाहते थे, अपने आदमी पे ही मार दिया।
तो ये सब नहीं, इस साल की शुरुआत में तो बहुत महत्वपूर्ण छापा पड़ा हाँ, था उमाशंकर- बलिया में, उमाशंकर सिंह पे रसड़ा विधायक बसपा के उस पे तो विधायक बहन जी भी नाराज हो गई थी और बिल्कुल। उन्होंने ट्वीट किया था। हाँ। उनकी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं वो। दीप नारायण के खिलाफ बहुत सारे मामले भी दर्ज हैं अनुराग, बहुत चर्चित विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और इसको चुनाव से इतर करके भी नहीं देखा जा सकता। और ऐसी संभावना लग रही है कि जैसे जैसे चुनाव का समय और करीब आता जाएगा, उन पे 60 से अधिक वित्तीय हाँ, अनियमितता के के मामले मामले हैं। और अगर आप ऐसे हैं और राजनीतिक तौर पर आपके कुछ संबंध होते हैं तो ये हाँ सब बिल्कुल। तो अभी ईडी और सीबीआई के कई जगहों पर छापे पड़ सकते हैं, बहुत जगहों पर, और एटीएस ने भी अपनी बहुत कार्रवाई की है। पश्चिमी यूपी में कई ठिकानों पर उसने भी छापेमारी की है, दबिश दी है। तो अब ये छापेमारी का सिलसिला थोड़ा और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे समय बीतेगा, चुनाव आएगा। हाँ। राम मंदिर की भी बात कर ली जाए, उसके ट्रस्ट की बैठक हो चुकी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है ट्रस्ट ने। बिल्कुल। उसके बाद कल चंपत राय की लिखी हुई एक चिट्ठी, चूंकि वो बोले भी पाती जो है, चंपत राय की पाती भी सोशल मीडिया में बड़ा चर्चा का विषय थी। और उसमें उन्होंने तमाम सारी कुछ उसके संकेत भी हैं। लिखा था कि मैं वक्त आने पर हर एक चीज़ का जवाब दूंगा और मेरा तो जीवन खुली किताब की तरह रहा है। रामचरितमानस का चौपाई का भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि धीरज धर्म मित्र और नारी, और अपने लोगों से वो कुछ आहत हैं, इसका भी संकेत लग रहा था। आपातकाल पर रखिए चारी। गोविंद गिरी से आज वो मिले, जो कि कोषाध्यक्ष है राम मंदिर ट्रस्ट के, वही तीर्थ क्षेत्र में उनकी मुलाकात हुई है। बिल्कुल। राज्य सरकार से भी नाराज हैं क्या कुछ चंपत राय? देखिए क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जब एसआईटी की जांच लीक ही कर दी गई है, इस तरह की भाषा उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा है कि एसआईटी की जांच जनता के सामने आ गई, जो कि अति गोपनीय थी। तो जाहिर सी बात है इसमें यदि जांच किसी ने अति गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। लेकिन ये जरूर है कि चंपत राय अपने स्टैंड पे अड़े रहने पर अभी तक कामयाब रहे हैं। और उन्होंने जो ये कहा है अपनी चिट्ठी में कि समय आने पर मैं बोलूँगा, तो ये एक तरीके से थ्रेट भी जनरेट करना लग रहा है चंपत राय का। तो इससे ये लग रहा है कि सामान्य इस्तीफा दे देने और इस तरीके की विदाई चंपत राय को स्वीकार नहीं है। और कुछ जगहों पर खबरें भी छपी थी कि चंपत राय ने बातचीत में ये कहा था कि इस कलंक के साथ वो विदाई नहीं चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर चंपत राय हो या कोई और हो, अपनी लड़ाई लड़ने का उसको राइट है। और चंपत राय ऐसा लग रहा है कि चिट्ठी लिखने के बाद एक तरीके से लड़ाई का ही ऐलान किया है। तो अभी जो खबरें आई थी 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में, अनुराग की बैठक में एका नहीं है, 2 फाड़ है, वो अभी और गहरा हो सकता है। तो उसमें ये भी चर्चा आई थी कि इस्तीफा स्वीकार करने को लोग तैयार नहीं थे। हाँ बिल्कुल। तो जो चंदा चोरी का मामला उठा है ना, ये कहाँ जाकर खत्म होगा, ये बहुत आगे की बात होगी अनुराग। ये जरूर है कि अब इसमें संघर्षों की कई और कहानियां लिखी जाएंगी। हाँ, उसमें यह है कि अलग अलग, जैसे विश्व हिंदू परिषद का आप देखेंगे नेताओं के उनके बयान, तो वहाँ से करीब करीब चंपत राय को क्लीन चिट है, उनका बचाव है। उसको लोग, चूंकि विश्व हिंदू परिषद को भी संघ का ही हिस्सा माना जाता है, फिर संघ दूसरी तरह की बात भी करता है कि दोषी बक्से नहीं जाएंगे। तो रिफ्ट तो थोड़ा दिख रहा है इस मामले में। और गोविंद गिरी भी बहुत घिरे हैं पिछले 24 घंटे में। हाँ, आप कोषाध्यक्ष होते हुए कोष में चोरी के आरोपों से बाहर नहीं जा सकते। आपने की नहीं की ये बाद का विषय है। हाँ, लेकिन जो आपकी प्रशासनिक जिम्मेदारी थी, बिल्कुल उसको आपने, एक लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ का कप्तान क्यों निलंबित होता है अनुराग? जिलाधिकारी क्यों निलंबित होते हैं? बिल्कुल सही बात है कि उनकी जो जिम्मेदारी होती है उसी के कारण निलंबित होते हैं। और उनका क्रोध भी दिखा है, जिस तरीके से मीडिया के लोगों को उन्होंने ट्रीट किया, उनसे इस्तीफे के सवाल जब पूछे गए तो उनका क्रोध भी सामने आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि हाँ, ये सवाल तो सबके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जो है सुरेश खन्ना का एक वीडियो दिख रहा था, वो कैसे अवॉइड करके जा रहे थे, तो लोग उल्लेख रहे थे कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले भाजपाई इस राम मंदिर का जिक्र आने पे थोड़ा बच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसको डिफेंड कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है पार्टी के लिए। बिल्कुल होता जा रहा है। और मौसम की भी चर्चा कर लेते हैं। मौसम कुछ मेहरबान लग रहा है, क्योंकि आज कम से कम लखनऊ में तो थोड़ी हवा चल रही है और उमस के बीच भी जो हवा का झोंका आता है तो राहत देता है। बारिश के क्या हालचाल है? नहीं अनुराग, पूरे प्रदेश में मौसम इसी तरीके का बना हुआ है। तेज पूर्वाई हवा बहने से उमस का लगभग नामो निशान नहीं है। जब भीषण दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच थोड़ी असहज स्थिति, आउटडोर आप निकलते हैं तो होता है, नहीं तो मौसम दिन और रात में
बहुत अच्छा है। 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर में गिरावट भी है। और निश्चित तौर पे है कि लोगों ने बहुत सारे लोग अपने एसी बंद करके सो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरीके का मौसम अगले 4-5 दिनों तक बना रहेगा। 10 तारीख से बारिश की रफ्तार में थोड़ी और वृद्धि का मौसम विभाग का अनुमान है। 11 तारीख को पूर्वी यूपी में अच्छी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है। लेकिन अगले एक हफ्ते तक मौसम अपना जो उसका कटु स्वभाव दिखता है इन दिनों में, वो अभी नहीं दिखाएगा और थोड़ी राहत मिलती रहेगी, उमस से राहत रहेगी। बिल्कुल। लेकिन मॉनसून के दूसरे स्पेल के एक्टिव होने के बावजूद भी बहुत भारी बारिश का प्रेडिक्शन अभी तक नहीं आया है मौसम विभाग की ओर से। ये थोड़ी चिंता की बात है। बारिश तो होनी चाहिए है, ये दिन तो बारिश के हैं और जितना बरस जाए उतना ही अच्छा है। तो बारिश आएगी, अच्छी आएगी, इस उम्मीद के साथ यूपी की सुर्खियों से फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।